Hello students, I am S.V. Thakur, known as Thakur Sir in Delhi. अपना चैनल फिज़िक्स बाय ठाकुर सर। कैसे हैं बच्चों? आपने कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिज़िक्स बाय डॉक्टर सी वर्मा बुक से चैप्टर 29 कंप्लीट कर लिए। सारे प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व करा, बहुत अच्छे से आपसे सॉल्व हुए। अब हम लोग चैप्टर 30 लेने जा रहे हैं। आइए देखते हैं क्या है चैप्टर 30 में, इसके एक्सरसाइज में। बच्चों, ये चैप्टर है गॉसेस लॉ पर आधारित। गॉसेस लॉ के बारे में आपने डिटेल में पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और यदि आपको कॉन्सेप्ट की ज़रूरत हो तो हमेशा की तरह मैं आपको बताता हूँ कि यूट्यूब पर आप #ठाकुर सर डालिए, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्लेलिस्ट मिलेगा। उसमें से आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस लॉ को आप डिटेल में पढ़ लेंगे और ख़ुद से प्रॉब्लम करेंगे। हमेशा की तरह आपसे प्रॉब्लम सॉल्व होगा। आइए हम लोग आगे की बात करते हैं। तो हमारा प्रॉब्लम है नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 1 जिसमें कहा गया है द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय ई वेक्टर। दे दिया गया है ई वेक्टर इक्वल टू 3/5 ई नॉट आई कैप। ऐसे इस बुक में आई पर एरो है, बट मैं आई कैप डाल रहा हूँ, यूनिट वेक्टर आई कैप प्लस 4/5 ई नॉट जे कैप। जे पर भी एरो है लेकिन मैं कैप डाल दिया हूँ यूनिट वेक्टर के लिए, जे कैप लिख दिया हूँ। विथ E0 ई नॉट इक्वल टू दिया गया 2 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। नाउ आगे हमारा क्वेश्चन है फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ एरिया। एरिया को मैं S लिख रहा हूँ। ऐसे भी हम लोग गॉसेस लॉ जिस समय पढ़े हैं, हम लोगों ने DS स्मॉल एरिया लिया, S बड़ा एरिया लिया, तो यहाँ पर मैं S लिख दे रहा हूँ एरिया को। S मतलब एरिया समझेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सरफेस दिया है 0.2 मीटर स्क्वायर, 0.2 मीटर स्क्वायर, और कह रहा है पैरेलल टू YZ प्लेन। जो रेक्टेंगुलर सरफेस है ये YZ प्लेन के पैरेलल है। अब बच्चों 3D ऐसे तो यूज करना हमने आपको सिखाया था गॉसेस लॉ के समय, बट एक बार और मैं आपको फिर से सिखा देता हूँ। आप रूम में बैठे हैं, अपने रूम के लेंथ को ले लीजिए X एक्सिस, ब्रेथ को ले लीजिए Y एक्सिस, या फिर ब्रेथ को ले लीजिए, रूम की चौड़ाई को ले लीजिए X एक्सिस, रूम की लंबाई को ले लीजिए Y एक्सिस, और हाइट को ले लीजिए Z एक्सिस। अब आपके पास में रूम के अंदर 6 प्लेन्स दिख जाएंगे। फ्लोर, छत हो गया, आगे पीछे के वॉल हो गए, लेफ्ट राइट वॉल हो गए। 6 प्लेन्स, 6 सरफेसेस दिखेंगे। अब इसमें X एक्सिस Y एक्सिस से बना हुआ हमारा फ्लोर हो गया XY प्लेन, Y एक्सिस ब्रेथ और Z एक्सिस हाइट से बना हुआ प्लेन हमारा हो गया एक दीवार। इस तरह से आपको 6 प्लेन्स दिखने लगेंगे अपने आप रूम के अंदर। अब जैसा कि आप पढ़े हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कि कोई यदि सरफेस हमारे पास है तो उस सरफेस पर एक पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड E का पता लगाते हैं। फिर उस पॉइंट पर एक छोटा सा हम लोग एरिया लेते हैं, DS बोला इसको, टोटल एरिया को S बोला था हम लोगों ने लेक्चर के दरमियान। अब इस पर परपेंडिकुलर खड़ा करते हैं, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर को N कैप बोला। अब ये परपेंडिकुलर जो है ये सरफेस बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए, ऐसे इस पर ऐसे खड़ा है परपेंडिकुलर, जैसे मैंने पेन को रख दिया। अब ये जो N कैप है परपेंडिकुलर टू सरफेस, इसके अलोंग होता है हमारा स्मॉल एरिया वेक्टर DS होता है, और E और DS यानी N कैप दोनों के बीच एंगल थीटा जब लिया हम लोगों ने, तो हम लोगों ने निकाला स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स d phi, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स
डी फाई से डिनोट कर दिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैंने, दिस इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अब इसी को इंटीग्रेट यदि हमने कर दिया तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। अब बच्चों इंटीग्रेट करने के समय आप लिमिट हमेशा ले लिया करेंगे, साथ में क्या है ई डॉट डी एस को हम एक्सपेंड कर लेंगे, तो लिमिट यहाँ पर ज़रूर चेक कर लेंगे। अब ई डॉट डी एस को जैसा कि हम लोगों ने एक्सपेंड करा ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है, तो पहले आप इसको एक्सपेंड कर लेंगे ई डॉट डी एस कॉस थीटा, फिर आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। बट लिमिट डालना नहीं भूलेंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट जो सुटेबल होगा प्रॉब्लम में वो डाल करके इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। अब यदि मान लीजिए कि कोई सरफेस आपको दे दिया गया जो बड़ा सरफेस है, तो फिर वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं फ्लक्स निकालने के लिए, तो यदि आप चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है यदि, तो यहाँ पर हम लोग सीधे फाई इक्वल टू बड़े सरफेस के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे ई डॉट डी एस, तो इसके जगह पर ई ले लें, डी एस के जगह पर बड़ा एरिया एस ले लें, और दोनों के बीच की एंगल जो थीटा है तो कॉस थीटा कर लें, जैसे ई डॉट डी एस कॉस थीटा कर लिए, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, दिस इज ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है ना, जहाँ थीटा क्या है ई वेक्टर और परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर डी एस वेक्टर के बीच का स्मॉल एंगल है, तो ई एस कॉस थीटा बड़े सरफेस हो तो आप वहाँ पर डायरेक्ट कर लीजिए, नहीं आप यदि चाहें तो इसी को आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ई डॉट एस वेक्टर। अब एस वेक्टर के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत होगी, तो फिर जिधर हमारा एन कैप है परपेंडिकुलर है उधर एस वेक्टर होगा, डी एस वेक्टर होगा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी एस वेक्टर इक्वल टू एन कैप परपेंडिकुलर टू द सरफेस यूनिट वेक्टर इनटू डी एस, या फिर हम इसी को इंटीग्रेट कर दें यदि, तो एस वेक्टर बड़ा हो गया डी एस का इंटीग्रेशन एस वेक्टर एन कैप यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन नाउ इनटू एस कर दें, ठीक है। तो इस तरह से बेसिक ये है हमारा, इसी को इंटीग्रेट कर दिया तो फाई हो गया। अब गॉस लॉ जो कहता है कि ओवर क्लोज सरफेस यदि है तो फिर वहाँ पर ओवर अ क्लोज सरफेस टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई लिखें, इसको ऐसे लिखें ई डॉट डी एस, बट इस पर ये क्लोज का निशान दे दें। नाउ गॉसेस लॉ कहता है टोटल फ्लक्स ओवर क्लोज सरफेस दिस इक्वल टू टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नोट। चलिए थोड़ा सा रिवीजन करा दिया हूँ जिससे आगे हमें कोई परेशानी ना हो। और साथ में एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, यदि मान लीजिए कि आपको रूम में एक्स वाई जेड एक्सिस लेने में थोड़ा भी दिक्कत होने लगे तो क्या करिए कि अपने बुक को ऐसे खोल लीजिए, ठीक है ना, बुक का एक प्लेन हॉरिजॉन्टल और एक प्लेन वर्टिकल कर दीजिए, ऐसे खड़ा कर दीजिए बुक को। अब बुक के लेंथ को ले लीजिए एक्स एक्सिस और इसके ब्रेथ को ले लीजिए वाई एक्सिस, हाइट को ले लीजिए जेड एक्सिस। अब देखिए आपको ये हो गया एक्स जेड प्लेन, ये हो गया हमारा एक्स वाई प्लेन हो गया, या फिर आपको कभी ज़रूरत पड़े तो ब्रेथ को चौड़ाई को ले लीजिए आप एक्स एक्सिस, इसके लंबाई को ले लीजिए वाई एक्सिस, हाइट को ले लीजिए जेड एक्सिस, तो फिर जो है आपको उसी तरह से वाई जेड प्लेन हो जाएगा, ये एक्स वाई प्लेन हो जाएंगे। फिर आप इस पर परपेंडिकुलर डाल करके इस पर परपेंडिकुलर डाल करके देख सकते हैं कि हमारा परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर जो है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है या वाई एक्सिस के अलॉन्ग है या जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, बहुत आराम से देख सकते हैं। एंड देन उसके बाद आप बहुत आराम से फ्लक्स निकाल सकते हैं और गॉसेस लॉ को यूज कर सकते हैं। चलिए थोड़ी सी रिवीजन करा दिया हूँ, ऐसे तो आप जानते हैं, फिर भी थोड़ा सा हम लोगों ने देख लिया, रिवीजन करके चेक कर लिया। अब हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखिए ई वेक्टर है, ठीक है। अब ये जो एस है, ये एस एरिया वेक्टर किस प्लेन में है, तो एरिया वेक्टर हमारा जो है ये दिए गए हैं वाई जेड प्लेन में। चलिए मैं बुक का ही मदद ले रहा हूँ, ठीक है। वाई एक्सिस हमने ले लिया बुक की लेंथ को,
ब्रेथ को, चौड़ाई को ले लिया हमने एक्स एक्सिस, और ये जो हाइट है ये ले लिया हमने जेड एक्सिस। तो ये हो गया y, ये हो गया z। अब ये वाई जेड प्लेन हो गया हमारा। वाई जेड प्लेन पर यदि परपेंडिकुलर आप खड़ा करते हैं एरिया वेक्टर के लिए, तो ये जो परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर है एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया। ये एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू वाई जेड प्लेन हो गया एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। एंड सो आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, एस वेक्टर इक्वल टू एस वेक्टर 0.2 और एक्स एक्सिस का लॉन्ग तो आई कैप लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, बहुत आराम से जो है फाई इक्वल टू हम कर सकते हैं ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। कोई डी एस लिख करके भी करें, कोई दिक्कत नहीं है, कंपटीशन में आप जो चाहें लिख सकते हैं। हाँ, बोर्ड में प्रिकॉशन रखना पड़ेगा, ठीक है। बड़ा एरिया है तो एस लिखिए, छोटा एरिया है तो डी एस लिखिए। नाउ दिस इक्वल टू, ये हो गया हमारा। अब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3/5 ई नॉट इंटू 0.2। अब आई डॉट प्रोडक्ट है, आई डॉट आई तो 1 होता है तो 1 नहीं लिखना है, प्लस 4/5 ई नॉट इंटू 0.2, ठीक है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट के जरिए। नाउ आई डॉट जे देखिए क्या होता है, आई डॉट जे होता है 0 हो गया। चलिए अब वैल्यू रख लीजिए 3/5 ई नॉट का वैल्यू कितना है 2 10⁻³ 0.2। नाउ ये तो 0 हो गया, अब ये छोड़ दीजिए, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। बाई 10 में कर देता हूँ, एक 10 से एक 10 कैंसिल कर दें, 100 हो गया। 5 से इसको यदि सॉल्व कर दें तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। नाउ कितना हो गया 20 इंटू 360 यानी 240 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ई का यूनिट न्यूटन पर कूलम, एस का एरिया मीटर स्क्वायर हो गया, यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो गया। इस तरह से बहुत आराम से प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। सारे प्रॉब्लम आपसे सॉल्व होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर हम आते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2। क्या है प्रॉब्लम नंबर 2? करा है का चार्ज Q is uniformly distributed over a rod of length L. Consider a hypothetical cube of length L with the center of the cube at one end of the rod. चलिए बच्चों फिगर लेते हैं। एक हाइपोथेटिकल क्यूब ये हमने बना लिया, हाइपोथेटिकल क्यूब बना लिया हमने। नाउ इस क्यूब के सेंटर पर एक थिन रॉड है जिसका कि 1 एंड है। अब जो चार्ज दिया गया है पूरे रॉड पर चार्ज है, ये चार्ज बताया गया है +Q, कैपिटल Q चार्ज है पूरे रॉड पर। रॉड के लेंथ बता दिया गया है हमें L, लेंथ ऑफ द रॉड इज L। अब कंसीडर हाइपोथेटिकल क्यूब ऑफ एज L, क्यूब की भी सभी किनारे यानी कि साइड की लेंथ L है। नाउ क्वेश्चन इज कंसीडर अ हाइपोथेटिकल क्यूब ऑफ एज L विथ सेंटर ऑफ क्यूब एट वन एंड ऑफ द रॉड। अब देखिए बच्चों, जब क्यूब का सेंटर हो जाएगा रॉड के 1 एंड पर, तब तो आधा रॉड अंदर आधा रॉड बाहर चला गया, तो आधा रॉड अंदर यानी कि L/2 लेंथ रॉड का जो है ये क्यूब के अंदर हो गया। तो फिर अंदर में चार्ज क्या होगा, जैसा कि आप जान रहे हैं, ऑलरेडी आपको पता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है लेंथ के अलॉन्ग। तो L लेंथ में चार्ज Q है, तो यूनिट लेंथ में चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या होगा Q/L। एंड सो आधी लेंथ में चार्ज क्या होगा, तो
आधी लेंथ में चार्ज निकालना है, मैं इसको क्यू डैश कर देता हूँ, दिस इक्वल टू लैम्डा इंटू आधी लेंथ एल बाई टू। नाउ दिस इज इक्वल टू क्यू बाई एल, लैम्डा की जगह रख दिया, एल बाई टू कर दिया। नाउ ये हो गया क्यू बाई टू। अब आप सोच रहे होंगे कितना के बदला में यदि हम सीधे क्यू बाई टू ले लें तो नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा। कंपटीशन में स्पीड तो बढ़ाना ही चाहिए हमें, एंड सो सीधे क्यू बाई टू ले लेंगे हम। अब गॉसेस लॉ तो कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर क्लोज सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बोलें या इसी को इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर क्लोज सरफेस। क्लोज का निशान नहीं छूटे कभी। गॉस लॉ में यदि ये छूट गया तो हम गलत हो जाएंगे। गॉस लॉ फॉर क्लोज सरफेस है, इसलिए ये निशान क्लोज इंटीग्रेशन का होना चाहिए। नाउ गॉस लॉ से अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर क्लोज सरफेस इज टोटल चार्ज इनसाइड, तो ये क्यू बाई टू है। टोटल चार्ज इनसाइड द क्यूब कितना है? क्यू बाई टू अपॉन एप्सिलॉन नोट। यही निकल गया हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नाउ यही हमसे पूछा गया है, फाइंड द मिनिमम पॉसिबल फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द इंटायर सरफेस ऑफ क्यूब। तो पूरे क्यूब से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर क्लोज सरफेस ऑफ क्यूब, होल क्यूब से क्यू बाई टू टोटल चार्ज इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसलिए जब कभी भी क्लोज सरफेस से निकालना हो टोटल फ्लक्स, तुरंत वहां पर बिना इंतजार किए गॉस लॉ लगा दीजिए, तुरंत निकल जाता है रिजल्ट। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम पर हम आ रहे हैं। चलिए नंबर 3, प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है इसमें? सो दैट देयर कैन बी नो नेट चार्ज in a region in which electric field is uniform at all points। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, पैरेलल लाइन इन सेम डायरेक्शन से दिखा लीजिए। अब हमें दिखाना है कि इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में देयर कैन बी नो नेट चार्ज। ठीक है, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में देयर कैन बी नो नेट चार्ज, मतलब कि टोटल चार्ज 0 होगा। तब एक गॉसियन सरफेस ले लीजिए तुरंत फटाक से। अब गॉसियन सरफेस ले लेते हैं हम, सिलेंड्रिकल ले लेते हैं, ये ज़्यादा अच्छा होगा हमारे लिए। लिया हमने एक क्लोज सिलेंडर गॉसियन सरफेस, दिस क्लोज सिलेंडर इज सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। जैसा कि आपने पढ़ा है, गॉसियन सरफेस इज अ क्लोज सरफेस सिमेट्रिकल टू अ बॉडी। तो सिलेंड्रिकल सरफेस यहाँ पर हमारे लिए अच्छा होगा। नाउ अब इस सिलेंडर के 3 सरफेसेस में से लीजिए एरिया एलिमेंट, स्मॉल एरिया बोला ds, एरिया वेक्टर के लिए डाला n कैप, नॉर्मल यूनिट वेक्टर इस सरफेस पर परपेंडिकुलर n कैप लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड को E से डिनोट कर रहे हैं, सभी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है। नाउ इस छोटे से सरफेस में भी यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर n डैश कैप ले लिया हमने, और इस छोटी सी एरिया को भी ds बोल दीजिए। ठीक है, थोड़ा ये सेड कर दिया हूँ, दिस इज ds। अब इस सर्कुलर कैप में फिर लेते हैं छोटी सी एरिया, ये लिया हमने, थोड़ा सेड कर दिया देखने के लिए, इसको बोला ds। परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर ले लीजिए n डबल डैश कैप। अब बच्चों बहुत सारे लोग खाली n कैप लिख देते हैं, बट कॉन्सेप्चुअली कभी गलत अपने को नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट यदि मिस करता है तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को वो वायरस की तरह जो है ना डिलीट कर देता है। तो ध्यान रहे कि यदि वेक्टर का डायरेक्शन बदल गया है तो सेम वेक्टर नहीं है, तो एक को n बोले हैं तो दूसरे को n डैश बोल लीजिए, तीसरे को n डबल डैश बोल लीजिए। अब मैं सरफेस की नेमिंग कर देता हूँ, सरफेस नंबर 1 इसको कर देता हूँ सरफेस नंबर 2, इसको कर देता हूँ सरफेस नंबर 3। अब तीनों सरफेस से फ्लक्स निकालिए। तो सरफेस नंबर 1 से फ्लक्स को बोला d∅1 इक्वल टू, जैसा कि हम लोगों ने अभी बात करा, E डॉट ds, E ds cos थीटा
तो देखिए बच्चों क्या होगा, ई डी एस, और ई वेक्टर है हमारा ऐसे, डी एस वेक्टर एन कैप यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल, तो ई डी एस कॉस थीटा यानी कि कॉस 90 डिग्री। एरिया वेक्टर एन कैप से डिनोट हमेशा करेंगे हम इस चैप्टर में, और ई वेक्टर दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री, तो ई डी एस कॉस 90 डिग्री 0। नाउ सेकेंड सरफेस में फ्लक्स डी फाई 2 इक्वल टू फिर उसी तरह से ई डी एस। अब देखिए कि यूनिट वेक्टर यहाँ पर और जो ई है दोनों सेम डायरेक्शन में, यूनिट वेक्टर यानी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ई सेम डायरेक्शन में, तो कॉस 0 डिग्री हो जाएंगे। नाउ दिस इज ई डी एस। अब थर्ड सरफेस में फ्लक्स डी फाई 3 इक्वल टू ई डी एस, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म सभी जगह पर ई है, ई डी एस कॉस 180 डिग्री। अब देखिए बच्चों, आउटवर्ड नॉर्मल इज पॉजिटिव, इसलिए नॉर्मल जब भी लीजिए तो बाहर की तरफ लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। एंड सो थीटा बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के लिए एन कैप एन डबल डैश कैप, दोनों के बीच एंगल 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री -1, तो माइनस ई डी एस। नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर होल गॉसियन सरफेस। अब मैं इसको फाई बोल रहा हूँ, ऐड कर दीजिए सबको क्योंकि फ्लक्स स्केलर है, तो दिस प्लस दिस क्या देख रहे हैं, दोनों इक्वल हैं, एंड सो इक्वल टू 0। अब गॉस लॉ लगा दीजिए, बाय गॉसस लॉ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर क्लोज सरफेस, इसको फाई बोला, क्यू इनसाइड द गॉसियन सरफेस, क्यू इनसाइड का मतलब टोटल चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस, क्यू इनसाइड लिख दिया, बाई एप्सिलॉन नोट। अब देखिए कि ये फाई क्या है हमारा 0, तो फिर ये फाई के जगह पर 0 डालिए, दिस इक्वल टू 0, तो फिर क्यू इनसाइड इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। मतलब कि इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में टोटल चार्ज जो है क्या है, इक्वल टू 0। यही हमें प्रूफ करना था कि देयर इज नो नेट चार्ज। मतलब क्या, इस रीजन में नेट चार्ज नहीं है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रीजन में नेट चार्ज इज 0, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से सभी जगह पर आराम से गॉस लॉ लगाते जाइए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है प्रॉब्लम करने में। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5। क्या है 5 में, नहीं 4, सॉरी 4, प्रॉब्लम नंबर 4। हम लोगों ने 3 करा है, प्रॉब्लम नंबर 4 लेंगे पहले। देयर आर द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया गया है E इक्वल टू ई नॉट एक्स अपॉन एल, एंड आई पर एरो है बट मैं कैप दे रहा हूँ, ठीक है। फाइंड द चार्ज contained inside a cubical volume bounded by surfaces x0 xa, y0 ya, z0 za। टेक E0 क्यूब के सारे साइड के लेंथ a बोल दिया गया है, ठीक है ना। अब टेक E0, जो E0 है इसका वैल्यू दे दिया गया हमें कितना, 5 10 to the power 3, 5 into 10 to the power 3 न्यूटन पर कूलम्ब। एल का वैल्यू बता दिया गया है कितना, 2 सेंटीमीटर, 2 into 10 to the power -2 मीटर, एंड ए का वैल्यू भी बताया गया है 1 सेंटीमीटर, और हमें एक्स वाई जेड सब की वैल्यू ए के इक्वल दिया गया है। अब हमें निकालना है फाइंड द चार्ज कंटेंट इनसाइड क्यूबिकल वॉल्यूम। चलिए क्यूब बनाइए, एक क्यूब ड्राउ करिए। ये हमने एक छोटा सा क्यूब बना लिया, ये क्यूब ड्राउ करा। नाउ इस क्यूब में हमें दिया गया है कोऑर्डिनेट्स, कहीं पर भी ओरिजिन ले लीजिए, यहाँ कहीं भी जहाँ मन करे ले लीजिए। चलिए मैं यहाँ लेता हूँ ओरिजिन। अब ओरिजिन
तो इधर ले लेते हैं हम एक्स एक्सिस, इधर ले रहे हैं वाई एक्सिस। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी तरफ आप एक्स वाई जेड एक्सिस ले सकते हैं, ठीक है। ये ले लिया हमने जेड एक्सिस, मन ही मन समझ लीजिए ये हमारा कमरा है अब, ठीक है। हम अपने रूम में बैठे हैं और ये हमारा रूम है। ये हो गया फ्लोर, ये छत हो गया, ये राइट साइड वॉल, लेफ्ट साइड वॉल हो गया, ये सामने की वॉल हो गया, ये वाला हो गया फ्रंट वॉल। अब देखिए कैसे फटाफट हमारा सारा काम होता है। तो अब कोऑर्डिनेट्स जो दिए गए हैं हमें, फिर जो एक्स एक्सिस पर हमारा कोऑर्डिनेट है 0 नहीं, एक्स एक्सिस पर a, 0, 0। प्रॉब्लम बता रहा है आपको कि जो साइड है, ये साइड की लेंथ एक्स एक्सिस पर a है। सिमिलरली वाई एक्सिस पर भी लेंथ साइड का क्यूब का a बता रहा है। तो मैं यहाँ कोऑर्डिनेट लिख दे रहा हूँ इस पॉइंट पर कितना कोऑर्डिनेट है। तो कोऑर्डिनेट होगा एक्स कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट a, जेड कोऑर्डिनेट 0। उसी तरह से जेड एक्सिस पर भी क्यूब के साइड की लेंथ वही है, साइड की लेंथ तो सेम ही होता है, a बताया गया है। अब यहाँ पर यदि हम कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो फिर वही होगा, x कोऑर्डिनेट 0, y 0, z की वैल्यू a। चलिए अब देखिए ये जो साइड है हमारा, ये साइड a डिस्टेंस पर है ओरिजिन से, मतलब इस साइड का x कोऑर्डिनेट a है। उसी तरह से ये वाला जो हमारा साइड है, ठीक है, ये वाला साइड ओरिजिन पर है, ठीक है। तो इस साइड का जो है x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। इस तरह से कोऑर्डिनेट पर नज़र रखते हुए, और आइए अब हम देखते हैं कि हमसे मांगा गया टोटल चार्ज। तो पहले हम टोटल फ्लक्स निकालेंगे। अब कुछ नेमिंग करते हैं सरफेस का। नंबर 1, इसके अपोजिट सरफेस को 2, यानी कि ये यदि रूम मान लिया हमने, तो रूम की फ्लोर को हमने सरफेस 1 ले लिया, छत को 2 ले लिया, लेफ्ट साइड वॉल को 3 ले रहे हैं, राइट साइड वॉल को 4 ले लिया, सामने वाली जो वॉल है ये वाली वॉल, इसको ले लिया सरफेस 5, और बिल्कुल ये जो इसके सामने ये वॉल जो हो गया हमारा, इसको सरफेस 6 ले लिया हमने। अब देखिए उसी तरह परपेंडिकुलर खड़ा करके, जैसे अभी सिखाया था हमने, यदि फ्लोर पर परपेंडिकुलर खड़ा करते हैं तो छत के तरफ होगा, छत पे परपेंडिकुलर खड़ा करते हैं ऐसे स्काई के तरफ होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए किधर दे रखा है प्रॉब्लम ने, इलेक्ट्रिक फील्ड मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ई दे दिया गया अलोंग एक्स एक्सिस। तो फिर अब फ्लक्स निकालते हैं। नंबर 1 सरफेस पर φ1 इक्वल टू ई डॉट डी एस, या फिर इसी को एक्सपेंड करके लिख लें ई डी एस कॉस थीटा। तब देखिए जरा थीटा क्या होगा, तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऐसे खड़ा खड़ा करिए अपने पेन को, ये हो गया एरिया वेक्टर। ई के साथ में क्या देखते हैं, 90 डिग्री का एंगल, थीटा 90 डिग्री, कॉस 90 0, एंड सो फ्लक्स हो गया 0। सिमिलरली सरफेस 2 पर अपना पेन यानी कि नॉर्मल खड़ा करिए, देखिए कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री, एंड सो φ2 0, ई डी एस कॉस 90 डिग्री, φ2 0। सरफेस नंबर 3 पर परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ये खड़ा करिए ऐसे, परपेंडिकुलर की डायरेक्शन लेफ्ट के तरफ, ठीक है, एंड ई वेक्टर है राइट के तरफ, दोनों के बीच एंगल हो गया 180 डिग्री। नाउ φ3 इक्वल टू ई, एरिया को मैं ds लिख रहा हूं अभी, ई डी एस कॉस 180 डिग्री। नाउ दिस इक्वल टू माइनस ई डी एस। अब ई का वैल्यू ले रहे हैं, ई का वैल्यू तो क्या है, E0 एक्स कोऑर्डिनेट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट ओरिजिन पर है, ये जो सरफेस है, एक्स की वैल्यू यहाँ पर 0 लिख भी दीजिए, 0, 0, 0 ओरिजिन पर। तो यहाँ पर इसके जो एक्स कोऑर्डिनेट हैं, ये x0 हो गया, x0 हो गया, एंड सो E0। तो फिर ये जब 0 हो जाएंगे तो 0 इंटू ds हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है, x के जगह पर 0, एंड सो E0। तो पूरा हो गया प्रोडक्ट हमारा 0, φ4 सरफेस 4 पर। अब यहाँ पे नॉर्मल परपेंडिकुलर ऐसे डालिए, क्या देख रहे हैं, परपेंडिकुलर और ई वेक्टर दोनों के बीच एंगल हो रहा है 0 डिग्री,
एंड सो फ्लक्स हो जाएगा हमारा ई डी एस कॉस 0 डिग्री। नाउ ई का वैल्यू ई नॉट, एक्स का वैल्यू यहाँ पर देखिए एक्स कोऑर्डिनेट आपको मिल चुका है ए इस सरफेस का, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या है ए ले लिया, एक्स के ऊपर एल अपॉन एल डी एस यानी एरिया चाहिए, तब इस सरफेस का जो एरिया है डी एस बोल दे रहा हूँ, ऐसे एस बोल सकते हैं। नाउ स्क्वायर का एरिया क्या होता है ए स्क्वायर, क्योंकि सभी साइड का लेंथ जो है ए है, स्क्वायर के सभी साइड का लेंथ क्यूब के सभी साइड का लेंथ ए है, एंड सो स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर हो गया। तो फिर डी एस की जगह पर एरिया के जगह पर हो गया हमारा इनटू ए स्क्वायर कॉस 0 डिग्री 1, एंड सो ये हो गया ई नॉट ए क्यूब अपॉन एल, अभी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं रखते हैं, बाद में रखेंगे, 5 इक्वल टू, अब देखिए ये है हमारा फिफ्थ सरफेस, इस पर परपेंडिकुलर खड़ा करिए, अपने पेन को खड़ा करिए, देखिए एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल, एंड सो ई डी एस कॉस 90 डिग्री 0 5 6 सिक्स्थ सरफेस पर फ्लक्स, ये है हमारा सिक्स्थ सरफेस, इस सरफेस पर फ्लक्स फिर परपेंडिकुलर खड़ा करिए, ई के साथ एंगल देखिए 90 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल 90 डिग्री हो गया एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर के साथ, एंड सो ई डी एस कॉस 90 डिग्री इक्वल टू 0। नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको मैं फाई बोलता हूँ, ओवर द होल क्यूब दिस इक्वल टू, सबको ऐड कर दीजिए तो कितना मिल रहा है, सबको ऐड कर दें तो 0 प्लस ई 0 ए क्यूब बाई एल, आगे फिर 0 0, यही हो गया टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, गॉस लॉ लगा दीजिए, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे सामने है, गॉस लॉ यूज कर दीजिए, देन निकल जाएंगे आपको टोटल चार्ज इनसाइड द क्यूब जो हमसे मांगा गया है। आइए टोटल चार्ज इनसाइड द क्यूब निकालते हैं, उससे पहले थोड़ा इसको सॉल्व कर रहे हैं। ई 0 के वैल्यू 5 10 टू द पावर 3 ए क्यूब 1 सेंटीमीटर, तो इसको हम मीटर बना लें, 1 10 टू द पावर -2 मीटर कर लें, ठीक है। तो ये हो गया 10 टू द पावर -2 का क्यूब यहाँ से, तो 10 टू द पावर ये हो जाएंगे -6 हो जाएंगे, ठीक है, इसका क्यूब कर दिया, डिवाइडेड बाई एल कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर -2, थोड़ा इसको सॉल्व कर दें तो 2.5 हो गया, ये गया हमारा ऊपर, तो ये 10 टू द पावर -1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब बाय गॉसस लॉ टोटल फ्लक्स ओवर द क्लोज सरफेस क्यूब इज अ क्लोज सरफेस, एंड सो क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नोट, अब ये इनसाइड प्रॉब्लम में लिखना जरूरी नहीं है, अपने मन में रखिएगा, बाई एप्सिलॉन नोट, एंड सो क्यू इनसाइड द क्यूब के अंदर 5 इंटू एप्सिलॉन नोट कर लीजिए, तो 5 निकला है, टोटल फ्लक्स निकला हुआ है, ये हो गया हमारा कितना 2.5 10 टू द पावर -1 एप्सिलॉन नोट का वैल्यू जो आप यूज करते आ रहे हैं 8.854 10 टू द पावर -12। अब ज़रा इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सॉल्व कर दीजिए, चलिए आ रहा है 2.215, तो इसको 2.2 पे राउंड ऑफ कर दे रहे हैं, 10 टू द पावर -12 कूलम। नाउ ठीक है, यस ठीक है, नाउ नंबर 5 प्रॉब्लम पर आ रहे हैं।
आइए प्रॉब्लम नंबर 5 में देखते हैं क्या है। अ चार्ज Q, कैपिटल Q, चार्ज Q, कैपिटल Q is placed at the center of a cube. Find the flux of the electric field through the 6 surfaces of the cube. Through the 6 surfaces of the cube. देखिए अभी अभी हम लोगों ने जो काम किया है नंबर 4 में, अब क्यूब है, क्यूब के अंदर में चार्ज है Q, एंड सो बाय गॉसेस लॉ, सीधे लगाइए बाय गॉसेस लॉ, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैं इसको 5 बोल दे रहा हूं, ओवर 6 सरफेसेस यदि बोल दिया गया तो जैसे अभी अभी निकाला हमने इससे पहले वाले प्रॉब्लम में, सभी सरफेस से फ्लक्स को ऐड किया, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकला हमें। बट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए तो गॉस लॉ सीधा कहता है बाय गॉसेस लॉ, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर क्लोज सरफेस, दिस इक्वल टू टोटल चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। यही हो गया आंसर हमारा, क्योंकि क्वेश्चन करा है चार्ज Q, कैपिटल Q इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ क्यूब, क्यूब के सेंटर पर इसको रख दिया गया, तो क्यूब तो क्लोज सरफेस है, एंड सो टोटल फ्लक्स बाय गॉसेस लॉ ओवर द क्यूब, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। प्रॉब्लम नंबर 6 पर आइए। क्वेश्चन है अ चार्ज कैपिटल Q इज प्लेस्ड at a distance a/2 above the center of a horizontal square surface of edge A as shown in figure। चलिए एक फिगर दिया गया है, बट हम पहले क्यूब ड्रॉ कर रहे हैं, उसके बाद हम आएंगे सरफेस पर। ठीक है, पहले मैं क्यूब ड्रॉ कर रहा हूँ, क्यों इसका जवाब देता हूँ आपको। ये एक मैंने क्यूब ड्रॉ कर लिया। अब प्रॉब्लम में हमें दिया गया है ये सरफेस, मैं इसको सेट कर देता हूँ। ये दिया गया है एक स्क्वायर सरफेस जिसके साइड के लेंथ प्रॉब्लम ने कहा ए कहा, और सेंटर से a/2 डिस्टेंस पर जो ये सबसे नीचे का ये जो हमारा प्लेट है, स्क्वायर है, ये इसके ऊपर, इसके सेंटर से ऊपर a/2 डिस्टेंस पर एक चार्ज को रखा गया है, ये चार्ज है कैपिटल Q। अब हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, फाइंड द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द 6 सरफेसेस ऑफ द क्यूब। ये हमारा 6 नंबर था। अब इसमें हमारा जो क्वेश्चन है, फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए स्क्वायर सरफेस। एक ही सरफेस से हमसे पूछ रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ, तो जैसा अभी निकाले हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू 6 सरफेसेस, ये निकाले हैं, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू 6 सरफेसेस निकाल लीजिए पहले। तो इसके लिए क्या करिए, यदि कोई स्क्वायर प्लेट दिया है तो उस पर पूरा क्यूब बना दीजिए, और ये क्यूब जो होना चाहिए क्लोज होना चाहिए। अब क्लोज का मतलब एक सिंपल कॉमन सेंस में बता देता हूँ कि कोई भी सरफेस को जब आप क्लोज बोल रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि यदि उसके अंदर में कोई गैस भर दे तो वो गैस लीक नहीं होना चाहिए, गैस बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, सबसे अच्छा एकदम इजी तरीका क्लोज सरफेस समझने का, कि कोई क्लोज सरफेस यदि कहीं पर है तो मन ही मन सोच लीजिए उसके अंदर हमने गैस भर दिया, तो यदि गैस निकल नहीं रहा है बाहर तो समझ लीजिए वो क्लोज सरफेस है। शेप कुछ भी हो, साइज कुछ भी हो, गॉस लॉ को शेप साइज से कोई मतलब नहीं है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर क्लोज सरफेस, गॉस लॉ कहता है टोटल चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों हमने स्क्वायर प्लेट के ऊपर बना दिया क्यूब। अब 6 सरफेसेस से फ्लक्स सामने में है, तो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स over 6 surfaces equal to Q by epsilon naught। तो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर 1 सरफेस, यूनिटरी रूल लगा दिया मैंने, इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नोट बाई 6। अब इस टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैं बोल दे रहा हूँ फाई डैश। तो फिर फाई डैश टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर 1 सरफेस
over 1 square, this equal to q by 6 epsilon naught। वही न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा तो डाल दीजिएगा न्यूमेरिकल वैल्यू, बट यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब ये सब जो निकल रहा है ये सब फार्मूला की तरह भी लोग याद रखते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होता है। ठीक है, आप भी जो निकल रहे हैं फार्मूले सब भी निकल रहे हैं उसको याद रखिए तो अच्छा है, नहीं तो फिर आप खुद निकाल लेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए प्रॉब्लम नंबर 7 में हम आ रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 7 क्वेश्चन है फाइंड द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r कैपिटल R ड्यू टू अ चार्ज 10⁻⁻7 कूलम। एक चार्ज हमें दिया गया है 10⁻⁻7 कूलम at the center of another equal charge at a point 2r away from the center। अब देखिए कि हमें फिगर में बता दिया गया है कोई स्फीयर है, ये स्फीयर है, क्लोज स्फीयर है। ठीक है, इसके सेंटर पर जो है एक चार्ज है जिस चार्ज का वैल्यू हमें ये दे दिया गया है। अब रेडियस हमें बता दिया गया है इसका r है और यहाँ से 2r डिस्टेंस पर हमें एक चार्ज बिल्कुल सेम चार्ज हमें दे दिया गया है। यहाँ पर प्लस चार्ज वैल्यू यही है q। अब हमारा क्वेश्चन है फाइंड द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r। जो स्फीयर सामने में है इस स्फीयर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें निकालना है। बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अंदर वाले चार्ज से भी होते हैं, बाहर वाले चार्ज की वजह से भी होते हैं, बट गॉसेस लॉ जो है ओनली फॉर टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। लगा दीजिए गॉसेस लॉ। तो बाय गॉसेस लॉ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर फाई, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैं फाई बोल दिया, थ्रू द स्फीयर दिस इक्वल टू बाय गॉसेस लॉ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस स्फीयर ओवर दिस स्फीयर विल बी टोटल चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नोट। नाउ टोटल चार्ज इनसाइड 10⁻⁻7, एप्सिलॉन नोट का वैल्यू 8.854 या फिर जो भी प्रॉब्लम में दिया रहे वो यूज कर लेंगे आप। 10⁻12। चलिए ज़रा इसको कैलकुलेट कर देते हैं, देखते हैं कितना मिलता है। ठीक है, कैलकुलेशन ज़रा इसको कर दें। ये आ जा रहा है 1.13 10⁻4, 1.13 10⁻4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। नेक्स्ट प्रॉब्लम, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हम ले रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 8। क्या है प्रॉब्लम नंबर 8 में? नंबर 8 प्रॉब्लम में है कि अ चार्ज Q, कैपिटल Q इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ एन इमेजिनरी हेमी स्फेरिकल सरफेस। अब देखिए कि ये एक हेमी स्फेरिकल सरफेस है, आधा स्फीयर यहाँ पर दिखा रहे हैं। एक चार्ज है प्लस Q चार्ज है यहाँ पर। नाउ आगे कर रहे हैं यूजिंग सिमेट्री आर्गूमेंट्स एंड द गॉसेस लॉ फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज थ्रू द सरफेस ऑफ हेमीस्फीयर। बच्चों, जैसे अभी हम लोगों ने प्रॉब्लम नंबर 6 को किया, स्क्वायर था उसके ऊपर हमने क्यूब बना के सरफेस को क्लोज कर दिया और गॉस लॉ लगा लिया। वहीं कर लीजिए यहाँ भी, ये जो हमारा हेमीस्फीयर है उसके ऊपर हम बना दे रहे हैं एक और हेमीस्फीयर। अब ये हो गया ये क्लोज स्फीयर, डॉट डॉट दिखा दिया हूँ समझने के लिए, बट इसको क्लोज समझिएगा। ठीक है ना, ये पूरा बना दिया हमने क्लोज स्फीयर। अब क्लोज स्फीयर जब हमने बना दिया इस हेमीस्फीयर के ऊपर, तो अब जो है गॉसेस लॉ लगा देंगे फॉर दिस गॉसियन सरफेस फॉर दिस क्लोज स्फीयर बाय गॉसेस लॉ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू टोटल चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नोट
अब देखिए कि होल स्फीयर से हमने निकाल लिया फ्लक्स, बट हमारे पास तो आधा ही है, हेमी स्फीयर है। तो फिर हेमी स्फीयर से कितना होगा फ्लक्स? तो फिर टोटल फ्लक्स थ्रू द हेमीस्फीयर। अब देखिए दोनों पार्ट से, टू पार्ट से इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा 5 है, तो फिर हाफ पार्ट से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? 5/2 यानी Q/2 एप्सिलॉन नॉट। जैसे क्यूब में 6 सरफेसेस से निकाले टोटल फ्लक्स और फिर 1 सरफेस से निकाल दिया, यूनिटरी रूल लगा दीजिए। तो 2 इक्वल पार्ट के मिलने से क्लोज स्फीयर बना दिया हमने। अब 2 इक्वल पार्ट से गॉसेस लॉ से हमने निकाल लिया टोटल फ्लक्स, टोटल चार्ज इनसाइड द स्फीयर बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फिर हाफ पार्ट से थ्रू हेमी स्फीयर यानी कि पूरे स्फीयर की आधे से कितना होगा फ्लक्स? तो हाफ कर दिया। चलिए बच्चों, यहाँ तक हम लोग आज काम किए हैं। अगले क्लास में इसके आगे के प्रॉब्लम्स करते हैं, ठीक है? और आप भी प्रॉब्लम करिए, ठीक है? आपको कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट के लिए बता ही दिया हूँ, ज़रूरत पड़े तो #ठाकुर सर डालिए यूट्यूब पर, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, वहाँ से डिटेल में पढ़ लीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉसेस लॉ और करिए प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।